दोस्तों, एनवीएन के विशेष कार्यक्रम बातचीत में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम दिल्ली में चल रहे शीत युद्ध की बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री पुष्परंजन साहब हैं। तो हम आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। जी। दोस्तों, पहले जो है वो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर तनाव रहता था और युद्ध की परिस्थिति रहती थी। उसके बाद ये मामला चीन की तरफ गया और चीन और भारत की सीमा पर जो है वो शीत युद्ध की बल्कि युद्ध की परिस्थिति पैदा हो गई। आजकल सीमाएँ ठंडी हैं, लेकिन ये कि दिल्ली के अंदर एक ज़बरदस्त शीत युद्ध चल रहा है। तो इस बारे में मेरा सीधा सवाल पुष्परंजन साहब आपसे ये है कि आखिर दिल्ली में राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्यों आपस में लड़ रहे हैं? शीत युद्ध डॉक्टर साहब, कुछ और नाम शायद देने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि गर्मी है और गर्मी तापमान और दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है। तो राजनीतिक तापमान तेज है और अब मोदी जी जिस इलाके में हैं वो इलाका शीत वाला है। तो हालांकि वहाँ से ये युद्ध को पर निगरानी है पूरी कि दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ भी मॉनिटर किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे कि दिल्ली की सियासत में कहाँ तक क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये सब। देखिए, यहाँ पर मुश्किल कई तरह के संवैधानिक पेच फंस गए हैं। खासकर पहले तो केंद्र राज्य संबंधों का एक पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। लेकिन दिल्ली का स्टेटस चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप सबों को पता है, पूरे देश में जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें भी मालूम है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पिछले दिनों दिया था कि दिल्ली सरकार को तबादले का अधिकार है। अपने अधिकारियों को, खासकर जो दानिश के अधिकारी हैं, दानिश से मेरा सीधा कहना ये है, दानिश का मतलब ये होता है, आम लोग समझ जाएं उसको, कि जो दिल्ली के अलावा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें जो कैडर हैं यहाँ पर, जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर सिविल सर्विसेज जो हैं, जो जिसे पूरा कंप्लीटली हम लोग दानिश बोलते हैं, उस कैडर के लोग दिल्ली में जो नियुक्त हैं, जो अधिकारी, जो सारा प्रशासन एक तरह से देखते हैं आईएएस के अलावा, उनको, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप उनका तबादला जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए। लेकिन जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो पुलिस महकमा है, उनका तबादला केंद्र के अधीन रहेगा। केंद्र को ये अधिकार पहले था और उसे रखा गया बरकरार। लेकिन केंद्र सरकार इस आदेश को लेके, कोर्ट के आदेश को लेके, वहाँ भी खलबली मच गई और दिल्ली सरकार इसको अपने जीत के नुक्ते नज़र से देख रही थी कि हमारे ऊपर अब एक तरह से एलजी का दबाव, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनके दबाव से हमें मुक्ति मिल गई। अधिकारियों का तबादला अगर हम कर सकते हैं तो बहुत फ्री होकर हम काम कर सकते हैं। और इस बीच में कई आदेश शासन की तरफ से जारी भी किए गए, मगर उसे, उस फाइल को दबा के रखा, एलजी के ऑफिस में रखा गया, डिले किया गया। इस बीच में एक बैठक होती है और उस बैठक में अध्यादेश पारित होता है सेंट्रल कैबिनेट का कि दिल्ली सरकार में जो दानिश के अधिकारी हैं उसका हम तबादला जो है करने का अधिकार अब हमारे पास है। मतलब कि एलजी उस तबादले को एग्जीक्यूट करेंगे, न कि दिल्ली सरकार। अब मुश्किल यहाँ पर फिर दोबारा से इसको रिव्यू के लिए दिल्ली सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट कि जो आदेश यहाँ पर किया गया है, जो अध्यादेश जारी किया गया, क्योंकि अध्यादेश की मियाद 6 महीने की है, आप सब जानते हैं, और वो संसद में पारित होना आवश्यक होता है। 6 महीने क्रॉस नहीं करे तो उससे पहले संसद में पारित हो जाना है। इसे किसी भी तरह से पारित नहीं, हालांकि राज्यसभा में अगर विपक्ष, वास्तव में जो विपक्ष के आंकड़े हैं, एकजुट हो जाए तो राज्यसभा में पारित होना मुश्किल है। इसका चक्रव्यूह बनना शुरू हो गया है, विपक्ष को एक करने की कवायद शुरू हो गई है। उसमें थोड़ी सी मुश्किल तो अभी कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने, माकन साहब, उन्होंने जो बयान दिया उसको लेके दिल्ली में काफ़ी खलबलियाँ मची हुई है।
खासकर कांग्रेस के सर्किल में, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये है कि किस वजह से केंद्रीय मंत्रालय ने अपने अध्यादेश जारी करके इसको आगे बढ़ाया। उसके 2-3 लॉजिक। केंद्र का पहला तर्क ये है कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, न सिर्फ देश की छवि बनती है इससे। यहाँ पर एम्बेसीज हैं, यहाँ पर सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं। दिल्ली शहर में बहुत सारे सचिवालय हैं अलग अलग मंत्रालयों के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी सचिवालय हैं यहाँ पर। तो यहाँ किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए तो मुश्किल हो। ये दिल्ली सरकार के अधीन इतना सारा चीज़ों को, दिल्ली की शक्ल बिगड़ जाएगा, किसी तरह की गड़बड़ी हो जाएगी तो। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पे भी एक तरह से आक्षेप लगाया गया इस पूरी मीटिंग में। ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो माजी में पिछले दिनों उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, इशारा था कि जैसे शराब वाला ठेके वाला काम था, या कई हड़ताल जुलूस और केंद्र के विरुद्ध कुछ चीज़ें उनकी नज़र से ठीक नहीं था, उससे छवि बिगड़ी है, उससे देश में छवि बिगड़ी है। इसलिए उनके अधिकार से इस चीज़ को बाहर निकाल के अधिकारियों का जो तबादला वाला काम है वो दोबारा से एलजी के अधीन दिया जाए। किसी तरह की प्रशासनिक चूक हो जाती है तो दिल्ली सरकार वहाँ पर फेल कर जाएगी। ये लॉजिक दे के इस अधिकार को एक तरह से छीन लिया गया। अब अगले 6 महीने तक, जब तक ये इसकी मियाद है। अब इसमें एक जो चीज़ जो संविधानविद या कई लोग इस तरह से कर रहे थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं है ये, एक तरह से इसकी बात चल रही कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं है। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों से बातचीत की, अलग अलग बात आ रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कंटेम्प्ट हुआ है, कुछ लोगों का ये कहना है, जो संविधानविद हैं, जो व्याख्या कर रहे हैं, उनका कहना है कि अनुच्छेद 123 1, 2, 3 उसके तहत कार्यपालिका को विशेष मामलों में अध्यादेश लाने का अधिकार है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति प्रेरित है, इसे किसी न किसी तरह से अध्यादेश के बहाने, अध्यादेश का दुरुपयोग है ये भी एक बड़ा हिस्सा है उसका कहना। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो दिल्ली में बहुत दिनों तक ये परिस्थिति थी कि बीजेपी की राज्य सरकार होती थी और साहब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो मुख्यमंत्री होते थे, और केंद्र सरकार जो है वो कांग्रेस की होती थी। तो क्या उस वक्त भी बीजेपी का यही ख्याल था कि ये राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री को ये अधिकार नहीं होना चाहिए, और वो जो है यहाँ की छवि खराब कर रहा है, और ये सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार को होना चाहिए? और बीजेपी वाले प्रधानमंत्री के पास जाके ये उन्होंने कहा कि भाई कोई अध्यादेश निकालिए और ये सारे अधिकार हमसे छीन लीजिए, ऐसा हुआ? नहीं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि साहब सिंह वर्मा के समय भी हम लोग, मैं दिल्ली था और मॉनिटर करता था यहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। मदन लाल खुराना का भी वक्त देखा है मैंने, और उसके आगे भी जो बाकी लोग भी आए एक के बाद एक करके, जिनका नाम आप ले रहे हैं, इनके समय में इस तरह का कभी टकराव नहीं हुआ जो सीधा सीधा, और खासकर तबादला को लेके। हाँ, दबाव जरूर एलजी के माध्यम से केंद्र में जो भी सत्ता में लोग थे वो बैठाते थे, लेकिन इस स्तर पे कभी आपस में कोऑर्डिनेशन को लेके इतना नीचे नहीं गया मामला। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश और भी हैं इस देश में, पौंडीचेरी से भी कभी तबादला को लेके इतना ज़्यादा झगड़ा कभी नहीं हुआ। किरण बेदी भी जब वहाँ थी तब भी आप ध्यान रखिएगा कि शायद इतना हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन इस लेवल पे नहीं हुआ। बाकी भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ भी इतना झगड़ा नहीं हुआ जितना कि दिल्ली में, खासकर इस अरविंद केजरीवाल के टाइम में लगातार टकराव की कोशिशें हुई हैं। अच्छा, कभी कभी राजनीति में जो लोग चुनाव के वक्त में, जहाँ भी अभी हाल में जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, तो कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल की ने 224 सदस्यीय कर्नाटक में विधानसभा सीट के लिए 209 कैंडिडेट उतारे थे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने। हालांकि रिजल्ट बड़ा ही उनके हिसाब से, क्या पूरे देखने के हिसाब से बहुत ही ख़राब रिजल्ट था।
एक भी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का अपनी जमानत नहीं बचा पाया। मगर क्या है कि जब भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी किसी भी सूबे में चुनाव लड़ती है तो एक ख्याल ये भी बनता है लोगों का कि ये बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी ने अपनी बी टीम को उतार दिया है ताकि वोट इधर उधर बिखरे नहीं आ जाए उनकी तरफ, या उसी तरह का समीकरण काट दे किसी के दूसरे लोग को आने वाले। लेकिन वहां कर्नाटक का किस्सा और था। हम फिर दिल्ली पे आते हैं कि जब ये चुनाव दूसरे इलाके में लड़ते हैं तो बीजेपी की बी टीम बन जाते हैं। जब राजनीति दिल्ली की तरफ आती है, दिल्ली के सेंट्रिक राजनीति जब शुरू होती है, तब लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो किस्सा कुछ और है। यहाँ अरविंद केजरीवाल वर्सेज मोदी का टकराव होता है। अच्छा, कई बार ये आपस में सुलह भी कर लेते हैं। कई ऐसी योजनाएं जब पास करनी होती है, जाहिर है केंद्र सरकार जब तक सैंक्शन नहीं करेगी, वहाँ से फंड नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ना है मामला। तो कोऑर्डिनेशन तो चाहिए एकदम। कोई ये समझ ले कि हमारा एकदम प्लेटफॉर्म अलग है, हम दूसरे डोमेन में काम करेंगे, राजनीतिक डोमेन में, वहाँ मुश्किल होता है कि वहाँ चलाना आसान नहीं है किसी के लिए। जी। तो लेकिन ये जब भी कोई टकराव होता है, दो पक्षों के दरमियान कोई लड़ाई होती है, तो उसमें किसी एक पक्ष को तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो आपके ख्याल में ये जो हो रहा है, इसमें केंद्र की जिम्मेदारी कितनी है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी कितनी? देखिए, इससे एक मुश्किल क्या हो रही है, केंद्र ने अपनी दूरी बना के रखी है कुछ मामलों में। केंद्र पूरे, आप देखिए आने वाले दिनों में G20 इवेंट होना है, ये कश्मीर में भी करा रहे हैं और कई जगहों पर इवेंट हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। वहाँ राज्य सरकारों की जरूरत पड़ जाती है। वहाँ अगर कश्मीर में इनके गवर्नर बैठे हुए हैं तो उनके सहयोग के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। दिल्ली में भी आने वाले दिनों में कई बड़े इवेंट होने हैं, और खासकर जो मेन इवेंट G20 का है संभवतः दिल्ली में ही हो। और इस तरह से राज्य के दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री से टकराव वाली स्थिति हो, इससे मैसेज अच्छा नहीं जाएगा इंटरनेशनल फोरम पे। अगर बीजेपी ये कहती है, या बीजेपी आला कमान केंद्र में बैठे लोग, जो लोग अध्यादेश में जिनकी शिरकत थी, अगर उस कमेटी को लगता है, उनका ख्याल है कि दिल्ली में एम्बेसीज हैं, देश की छवि यहाँ बनती बिगड़ती है, तो एम्बेसीज दिल्ली और अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई टकराव अगर हो रही है तो एम्बेसीज को पता है, सारे दूतावास के लोग, दूतावास वाले सारे मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है दिल्ली में। ये भी मुझे लगता है अच्छा संदेश तो नहीं जाएगा कहीं भी। तो टकराव जिस लेवल पे हो रहा है, इसे जितनी जल्दी हो इनको शॉर्ट आउट करना चाहिए था। लेकिन ये बढ़ेगा इस मायने में कि संसद सत्र आने वाले दिनों में इसकी लामबंदी तो होनी शुरू हो गई है। इसी बहाने विपक्ष को एक करने की कोशिश भी हो रही है, मगर यहाँ कांग्रेस फंस गई है बहुत बुरी तरह से, और केवल एक व्यक्ति की वजह से। क्योंकि अजय माकन को कम से कम इस तरह का बयान देने से पहले अपने यहाँ विचार, अपने जो टॉप लीडर है उनसे विचार कर लेना चाहिए था, और नीचे के जो लोग हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कम मशविरा करना चाहिए था। इस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अनिल चौधरी अध्यक्ष हैं, पहले एमएलए रह चुके थे यहाँ पर, और अनिल चौधरी से मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में इस तरह का बयान देने से पहले किसी तरह का मशविरा किया गया। अजय माकन ने अपना इंडिविजुअल बयान दिया है। पार्टी यहाँ इसलिए फंस गई है कि आप यहाँ पर खुद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी तलवारें खिंची हुई हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर भी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कोशिश हो रही है और अनिल चौधरी को रिप्लेस किया जाएगा। कई नाम आ रहे हैं, 3-4 नाम आ रहे हैं। तो बात यह है कि इस समय जो वर्तमान में अनिल चौधरी अध्यक्ष हैं, तो चाहिए था अनिल चौधरी से ही पूछना, या इस बयान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के उनके मुंह से, जुबान से आना चाहिए था कोई भी बयान दिल्ली से संबंधित। लेकिन मुझे लगता है कि अजय माकन बार बार, उनकी कोशिश यही होती है कि दिल्ली के मामले में हम कुछ ना कुछ बोलते रहें, कुछ ना कुछ विवाद इस तरह का पैदा हो।
अब उन्होंने अम्बेडकर के हवाले से ही बयान दिया, और कई बाद के भी जो बड़े नेता थे, सरदार पटेल और दूसरे भी 3-4 नामों का जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने भी चाहा था कि केंद्र मजबूत रहे, केंद्र का अपर हैंड रहे, दिल्ली सरकार पीछे रहे किसी भी मामले में। अब है कि एक तरफ कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं बार बार, और इस पे एग्री भी हो गए, कांग्रेस आलाकमान भी एग्री हुआ है कि हम विपक्ष में एकता चाह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भी लेके चलना है और आगे बढ़ना है हमें, संसद में भी साथ लड़ाई लड़ने की बात हो रही है। मगर अब कांग्रेस का जो स्टैंड यहाँ पर है, कांग्रेस के एक नेता का स्टैंड जिस तरह से है, वो बहुत सारे पेज को फंसा चुका है। मिस्टर माकन को कम से कम अपने आलाकमान से कम खड़गे जी से राय ले लेनी चाहिए थी कि पार्टी लाइन क्या कहती है। और इस समय जब विपक्ष की एकता की बात चल रही है, संसद में भी उनको एक होकर लड़ना है, वैसे हालात में यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी ये नुकसान कर रहा है कहीं ना कहीं। तो बीजेपी का ये सोचना कि साहब अगर हमने इनको ये अधिकार दे दिए तो G20 में हमारा काम खराब हो जाएगा और G20 में देश की छवि बिगड़ जाएगी और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री से लड़ जाएंगे, इसकी तो कोई महत्व दिखाई नहीं देता। तो इस बारे में जो है वो हमको सोचना चाहिए। केंद्र सरकार को राज्य सरकार पर विश्वास करना चाहिए, वरना ये कि आप जो है वो अपनी इस लड़ाई को से देश की छवि सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये कि इससे देश की छवि सारी दुनिया में बिगड़ रही है कि खुद राजधानी दिल्ली में ये 2 पक्ष जो है वो एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन साहब ने जो दिल्ली की सिचुएशन बताई और उसमें कांग्रेस के एक लीडर का जो नेगेटिव रोल बताया, इसके बारे में भी जो है वो कांग्रेस को गौर करना पड़ेगा। अगर वो चाहती है कि विपक्ष को अपने साथ रखे और 2024 का जो है वो चुनाव मिल कर के लड़े, तो उसको जो है वो सबको साथ लेकर के जब ये अध्यादेश इस संसद में आए, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। इसी के साथ हम हमारी आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। आप हमारे साथ रहे, बहुत-बहुत शुक्रिया।